हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंतरा भाग 2 का चैप्टर 4 2 यानी 12 क्लास का चैप्टर 4 बनारस और दिशा कविता की व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले करते हैं बनारस कविता की व्याख्या, जिसके राइटर हैं केदारनाथ जी। इस शहर में पिछली वीडियो में मैंने इसका समरी और लेखक परिचय दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे वाली वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस शहर में बसंत अचानक आता है। कौन से शहर में? बनारस में। और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़वाडी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। शब्दार्थ देख लेते हैं। लहर तारा या मड़वाडी होता है बनारस के मोहल्लों के नाम। लहर तारा किसी जगह का और मड़वाडी भी एक किसी मोहल्ले का नाम है। बवंडर आंधी या तूफान के रूप में। तो चलिए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश आधुनिक काल के कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से अवतरित है। बनारस कविता के लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह। और केदारनाथ जी कौन से काल के हैं? आधुनिक काल के। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोनों। इस कविता में कवि ने प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ बनारसीपन पर प्रकाश डाला है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि बनारस कौन से देवता की आस्था का केंद्र है? तो ये शिव की नगरी और गंगा के स्थान के विशिष्ट आस्था का केंद्र माना जाता है। बनारस में गंगा के घाट, मेदर और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिसमें बसंत उतरता है। बनारस का हर कार्य अपने रो में होता है। यह बनारस का चरित्र है। भिखारियों के कटोरे में बसंत उतरना यानी जब भी भिखारी के कटोरे में जब पैसा डाला जाता है तो वो उस पैसे को देखकर खुश हो जाता है, जैसे उनकी ज़िंदगी में भी बसंत उतर आया हो। कवि कहता है कि बनारस शहर में बसंत का आगमन अचानक ही हो जाता है। कवि ने देखा है कि यहाँ जब बसंत आता है तब बनारस के लहर तारा या मड़वाडी मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उठने लगती है। उस समय ये धूल इस पुराने महान शहर के प्रत्येक हिस्से में समा जाती है। धूल की किरकिराहट हर किसी की जीभ पर महसूस होने लगती है। जीभ है भैया, जीभ पर महसूस होने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि बनारस में बसंत के मौसम में आंधी के कारण संपूर्ण वातावरण में धूल भर जाता है और इस धूल के यहाँ बसंत का आरंभ माना जाता है। इसका विशेषता क्या है? यहाँ कवि ने बनारस में बसंत के आगमन के साथ धूल उड़ने का भी वर्णन किया है। इस महान लगती है में प्रभावी बिंब योजना है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। शब्द चयन का सटीक प्रयोग किया गया है। भाषा सरल व प्रवाहमयी है। जो है वह सुख बुगाता है। सुख बुगाना, सवेरे उठना। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पसखियाँ। आदमी दशा अश्वमेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। सुख बुगाना, जागने की क्रिया। पसखियाँ, अंकुरण, फूटना, अंकुरित होना। प्रस्तुत काव्यांश केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने बनारस में बसंत के आगमन का चित्रण किया है। कवि कहता है कि जब बनारस के वातावरण में बसंत की हवा चलती है तो जो है अर्थात जो अस्तित्वमान है उसमें सुख बुगाहट होने लगती है, यानी उसमें जागृति होने लगती है। प्रकृति में जागृति महसूस होने लगती है। जो अस्तित्वमान नहीं होता अर्थात जिसमें चेतना का रूप दिखाई नहीं देता, उसमें भी नया अंकुरण होने लगता है। उसमें भी नया अंकुरित फूटता हुआ महसूस होता है। वह परिवर्तन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। लोग विगत असफलताओं के बीच भी नई उमंग और नए संकल्प से भर उठते हैं।
इस प्रकार पुराने वातावरण में नया उत्साह आ जाता है, नए जीवन का संचार होने लगता है। अश्वमेध घाट पर जाने वाले हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि गंगा नदी को स्पर्श करता हुआ घाट का आखिरी पत्थर कुछ और नरम हो गया है, उसकी कठोरता में कमी आ गई है, अर्थात पाषाण हृदय व्यक्ति के व्यवहार में भी सजगता आ जाती है। घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अलग प्रकार की नमी दृष्टिगोचर होने लगती है। विशेष भाषा सरल व सहज है। बैठे बंदरों में बै की आवृत्ति और के कटोरों में कै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज़ रोज़ एक आनंद सव ले जाते हैं कंधे और अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। तो इसका शब्दार्थ है अनंत जिसका अंत न हो। शव, लाश या मुर्दा। प्रस्तुत पंक्तियाँ केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से अवतरित है। इस काव्यांश में बसंत के प्रभाव को दर्शाया गया है। बसंत आने पर भिखारियों के कटोरों में भी चमक आने का बिंबात्मक चित्रण हुआ है। शहर के भरने और खाली होने का भी प्रभावी चित्रण हुआ है। कवि प्रश्न पूछता है कि क्या तुमने कभी खाली कटोरों में बसंत का उतरना देखा है? यहाँ प्रश्न अलंकार है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। बनारस में बसंत के समय भिखारियों तक के चेहरों पर चमक आ जाती है, क्योंकि भिखारियों के कटोरे में जब पैसा पड़ता है तो उनके जीवन में भी बसंत उतर आता है, क्योंकि भीख मिलने के कारण उनके खाली कटोरे भरने लगते हैं। कवि कहता है कि यह शहर इसी तरह खुलता है, अर्थात यहाँ हर दिन की शुरुआत ऐसे ही उल्लास के साथ होती है। हर दशा में प्रसन्न रहना बनारस का चरित्र है और इसके साथ साथ यह शरीर इसी तरह खाली भी होता रहता है। भरने और खाली होने का यह सिलसिला चलता रहता है और यहाँ प्रतिदिन अंतहीन शवों को उठाकर कंधों पर लाने का सिलसिला चलता रहता है। लोग अंधेरी गली से निकलकर चमकती हुई गंगा की तरफ शवों को ले जाते रहते हैं, अर्थात वे मृत्यु रूपी अंधकार में मोक्षदायिनी गंगा के पास शव को ले जाकर मृतक का दाह संस्कार करते हैं। इस प्रकार कहीं खुशी तो कहीं गम की अनुभूति होती रहती है। इन दोनों का मिला जुला रूप है बनारस। यह सिलसिला प्राचीन काल से चला आ रहा है। विशेष इस काव्यांश में कवि ने बनारस के हर्ष विषादमय चरित्र का प्रभावी चित्रण किया है। शहर के खुलने, भरने, खाली होने का बिंबात्मक चित्रण किया है। रोज रोज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्द चयन स्टिक है। खाली कटोरों में बसंत का उतरना प्रयोग दर्शनीय है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से। दृढ़ता, मजबूती, सामूहिक मिला जुला रूप। कवि कहता है कि बनारस में धूल धीरे धीरे उड़ती है। यहाँ लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। मंदिर और घाटों पर घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं। यहाँ शाम भी धीरे धीरे होती है, अर्थात हर काम को धीरे धीरे करना बनारस की जीवन शैली का हिस्सा है। यहाँ हर काम अपनी रो में होता है। सभी कामों का धीरे धीरे होना यहाँ का स्वाभाविक चरित्र है। यह एक सामूहिक लय है। इस सामूहिक गति से पूरे शहर को मजबूती से बांध रखा है। इसी मजबूत बंधन के कारण यहाँ कुछ भी गिरता नहीं, कुछ भी हिलता नहीं। जो चीज़ जहाँ पर है वह अब भी वहीं पर रखी हुई है। गंगा भी वहीं है, अर्थात गंगा के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा उसी प्रकार बनी हुई है जो पहले थी। नाव भी वहीं बंधी है। सैकड़ों वर्ष से तुलसीदास की खड़ाऊँ भी वहीं रखी हुई है। भाव यह है कि सैकड़ों वर्षों से बनारस के चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया है।
पुराने मूल्य, पुरानी मान्यताएं, आस्था, श्रद्धा, विश्वास सभी कुछ अभी धरोहर की तरह सुरक्षित हैं। काशी की प्राचीन आध्यात्मिकता और भव्यता अभी तक उसी प्रकार बनी हुई है। इन पंक्तियों में बनारस के अपरिवर्तित रूप की झांकी प्रस्तुत की गई है। ध्वन्यात्मकता का गुण विद्यमान है। धीरे धीरे को कवि ने सामूहिक लय का नाम दिया है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आकर्षक बिंबों का प्रयोग हुआ है। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में, इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। सही सांझ, शाम की शुरुआत, आलोक, प्रकाश, रोशनी। प्रस्तुत काव्यांश केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से उद्धृत है। इसमें बनारस के शांतिकालीन सौंदर्य एवं विविधता का चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि कभी संध्या के समय बिना किसी सूचना के बनारस शहर में प्रवेश कर जाओ और आरती के प्रकाश में इस शहर को देखो, तब तुम्हें कई आश्चर्यजनक चीज़ें दिखाई देंगी। तब तुम्हें दिखाई देगा कि यह शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में है, मंत्रों उच्चार सुनाई पड़ता है। आधा शहर फूल में है, अर्थात संध्या के समय मंदिर घाटों पर बनारस शहर जल, मंत्र और फूल भगवान की आरती करते हुए भक्ति में सराबोर दिखाई देता है। उसी समय घाटों पर चिता की अग्नि भी दिखाई दे जाती है। इस प्रकार बनारस शहर आधा शव में नजर आता है, आधा शहर नींद में खोया प्रतीत होता है, तो आधा शहर शंख की ध्वनि में जागता प्रतीत होता है। इस शहर में कहीं नींद को बोझिलता है तो कहीं पूजा पाठ का जागरण है। कवि कहता है कि यदि तुम ध्यान से देखो तो यह शहर आधा है, आधा नहीं है, अर्थात आधा बनारस प्राचीन संस्कृति के अनुरूप अपना मिथकीय स्वरूप बनाए हुए है और आधा नहीं है का तात्पर्य कि शहर में प्राचीनता और आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश हो रहा है। इन पंक्तियों में काशी की प्राचीन आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का समावेश भी दर्शाया गया है। आधा शब्द के बार बार प्रयोग से अर्थ और भाव में विशिष्टता आ गई है। आकर्षक बिंबों का सृजन हुआ है, सृजन नहीं, आकर्षक बिंबों का सृजन हुआ है। लाक्षणिकता दर्शनीय है, दर्शनीय यानी देखने योग्य है। सही सांझ में अनुप्रास अलंकार है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आगे के आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ आराध्य। शताब्दियों में इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। स्तंभ, खंबा, अलक्षित, जिसकी ओर किसी का लक्ष्य न हो, अज्ञात, न देखा हुआ, आराध्य देवता के सामने दिया जाने वाला जल। प्रस्तुत काव्यांश केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित कविता बनारस से अवतरित है। इन पंक्तियों में बनारस के प्राचीन आध्यात्मिक एवं भव्य स्वरूप के साथ आधुनिकता की भी झांकी प्रस्तुत की गई है। कवि कहता है कि बनारस में जो विद्यमान है वह बिना किसी खंभे के खड़ा है, अर्थात यहाँ की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, सामूहिक गति आदि सभी कुछ बिना किसी सहारे के अपने आप ही बने हुए हैं। यह सब विरासत के रूप में जन जीवन में समाये हुए हैं। इसी प्रकार काशी का मिथकीय स्वरूप बिना किसी सहारे के सुरक्षित है। यह बनारस शहर जो खड़ा है उसे गंगा में बहती हुई मुर्दों की राख, रोशनी की ऊंचाइयों के स्तंभ, दहकती आग की लपटों के स्तंभ, धुएं की ऊपर उठती ऊंचाइयाँ, खुशबू की ऊंचाई, प्रार्थना के लिए ऊपर उठते हुए हाथ, जिस शहर को संभालते हुए हैं, संभाले हुए किसी अलक्षित सूर्य को यह शहर शताब्दियों के आराध्य देखा जा चला आ रहा है। यह शहर गंगा में एक टांग पर खड़ा होकर प्रार्थना में लीन है। उस समय उसका दूसरे पैर की ओर ध्यान नहीं जाता। बनारस की प्राचीनता एवं आध्यात्मिकता अपनी भव्यता के साथ स्थिर है। विशेष है कवि ने बनारस की आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का भी तालमेल कराया है। स्तंभ शब्द की आवर्ती से कविता में भाव सौंदर्य आ गया है। दृश्य बिंब, ध्वनि बिंब, गंध बिंब की सुंदर योजना हुई है। बिल्कुल बेबर में अनुप्रास अलंकार है।
टांग का प्रतीकात्मक प्रयोग दर्शनीय है। सूर्य को अलक्षित बताकर उसे अदृश्य सत्ता के प्रतीक के रूप में लिया गया है। भाषा सरल व प्रवाहमयी है। नेक्स्ट कविता है दिशा, जिसके राइटर केदारनाथ है। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा तो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। इधर उधर उधर, उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। कवि कहता है कि यह कविता में बच्चे के बालपन का सीधा साधा और भोलापन नजर आता है। प्रस्तुत लघु कविता दिशा केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि पतंग उड़ाते बच्चे से पूछता है कि हिमालय किधर है। उसका बाल सुलभ उत्तर कवि को कुछ सोचने को विवश कर देता है। हर व्यक्ति का अपना एक यथार्थ होता है। पूछता है कि बताओ, लेखक पूछता है कि बताओ हिमालय किधर है। बच्चा पतंग उड़ाने में व्यस्त है अथवा भागती पतंग की दिशा की ओर इशारा करके बताता है कि हिमालय उधर की ओर है जहाँ मेरी पतंग उड़ रही है। उसे तो हर चीज़ पतंग की दिशा में प्रतीत होती है। कवि कहता है कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है, अर्थात कवि को यह ज्ञान हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ होता है। बच्चे दुनिया को अपने ढंग से देखते अनुभव करते हैं और उनका सरोकार अपनी दुनिया से ही होता है। कवि को ये बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है और हम भी बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। इस कविता का विशेष है कि उधर उधर में द्विरुक्ति है। इसमें दृढ़ता है कि हिमालय उधर ही है। बच्चा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि जहाँ मेरी पतंग उड़ रही है उस साइड हिमालय है। स्कूल के बाहर में यह व्यंजना है कि स्कूली लादे ज्ञान से परे। मैं स्वीकार में अनुभव सापेक्ष ज्ञान की स्वीकृति है। भाषा चित्रात्मकता है। तो ये आपकी बनारस और दिशा कविता का एक्सप्लेन व्याख्या था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके MCQs क्वेश्चन लेकर के आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।